हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का पुनः यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। और जो हमारी नेट एंड जेआरएफ की जो सीरीज चल रही है उसी पर आज फिर से चर्चा करने आए। जो हमारी पिछली क्लास थी यानी कि जो कल हमने क्लास की थी, वो क्लास में हमारा था कि जो हमारे वेगनर साहब थे, उन वेगनर साहब ने जो सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों कि जो साक्ष्य थे, हमने कल साक्ष्यों की बात की थी। और आज हम उन्हीं साक्ष्यों, जो उन्होंने साक्ष्य दिए थे, उन्हीं साक्ष्य में उनकी जो आलोचना, उनकी जो परिकल्पना थी, जो वेगनर साहब ने हाइपोथेसिस दिया था, जो परिकल्पना दी थी, उसके क्या दोष हो सकते हैं, आलोचना हो सकते हैं, तो हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो चर्चा होगा, जो विषय होगा, वो होगा जो हमारे वेगनर की परिकल्पना के दोष, दोष कह सकते हो या फिर आलोचना कह सकते हो। वेगनर की परिकल्पना के दोष व आलोचना, यानी जो वेगनर साहब ने अपने साक्ष्य दिए, जो परिकल्पना में बात कही, वो कहाँ पर उनके जो दोष थे, आलोचना कहाँ हुई, उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो पहला अगर हम बात करते हैं, पहले दोष की बात करें, तो आपने जो साम्य आकृति की उन्होंने बात की थी कि ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर हम आप देखिए कि जो दक्षिण अमेरिका है, उस दक्षिण अमेरिका का अगर ब्राजील का भाग ले ले, तो वो वाला भाग जो है दक्षिण अमेरिका किसमें सेट हो जा रहा था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक दूसरे से सट जा रहे थे। लेकिन उसकी आलोचना किस प्रकार से हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि वो सेट हो जा रहे थे, लेकिन वेगनर साहब तट की बात कर रहे थे, निमग्न तट की बात नहीं कर रहे थे। यानी कि जो महाद्वीप महाद्वीप थे, उन महाद्वीपों के तट के समय के समायोजन की बात कर रहे थे। समायोजन की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किस चीज की बात नहीं की, उन्होंने निमग्न तट की बात नहीं की। निमग्न तट की बात उन्होंने नहीं की। लेकिन हमने कल बताया था कि अगर हम तट की बात करते हैं तो वो हो सकता है कि जो समुद्री लहरें रही हों, तो उनके द्वारा उनका कटाव हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है, हर तट का होता है। और बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं नदियां आई हों और वहां पर निक्षेप या अवसाद जमा की हों, जिससे जो है हमारे तट की प्रकृति यानी जो विकृति है वो क्या हो सकती है, बदल सकती है, आकृति बदल सकती है। तो उन पर जो है उन्होंने क्या दिया, उन मतलब उन पर गौर नहीं किया। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा आलोचना बना, उन्होंने कहा कि महाद्वीप के जो तट हैं वो आपस में एक दूसरे से समायोजित हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने निमग्न तट की बात नहीं की। अब बात निमग्न तट क्या है, तो अगर हम कहें कि एक, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट हमारा ये हो गया और एक कॉन्टिनेंट हम इधर ले लेते हैं। जो हमारा, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे क्या है, ये जल है, ये जल है। इसे हम मान लेते हैं ये ए है, और इसे हम मान लेते हैं ये बी है। यानी जो जल से ऊपर का क्षेत्र है वो हम ए मान लेते हैं, जो जल से नीचे का क्षेत्र है वो बी। इसमें हम मान लेते हैं इसको एक्स, और इसको हम मान लेते हैं वाई। ये दो महाद्वीप है, ये भी महाद्वीप है और ये भी महाद्वीप। जो हमारा ये तट है, और तट से ऊपर जो जल, जल के ऊपर का तट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया तट, यानी महाद्वीपी तट हो गया। लेकिन जो जल में है, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसी को हम क्या बोलते हैं, निमग्न तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमग्न तट।
सेम वही ये निमग्न तट। लेकिन वेगनर साहब कह रहे थे कि देखिए ये जो हमारा ए है वो एक्स से मिल जाएगा, ए जो है हमारा वो एक्स से मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने निमग्न तट की बात नहीं की। मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, इनको हम एक दूसरे की तरफ ला करके सटाएं, फिट करते हैं। तो मैं ये जो निमग्न तट हैं, ये जो हमारे निमग्न तट है, एक ये है तो मान लीजिए एक यहाँ से खींचो और एक यहाँ से, ये जाकर के क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के पास तरफ जाएंगे तो ये आपस में क्या आएंगे, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में यहाँ पे लड़ जाएंगे। लेकिन क्या ये एक्स और जो ए है वो आपस में मिल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये यहाँ जाकर के मिल जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि बी और वाई ये आपस में मिल जाते हैं तो ए और एक्स क्या मिल पाएंगे, नहीं, नहीं मिल सकते। क्यों, क्योंकि जो निमग्न तट है वो इनको क्या कर रहा है, यहाँ पर सेट हो जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं जिंगसॉ फिट। जिंगसॉ फिट इसी को कहा जाता है, जिंगसॉ फिट। तो ये क्या हुआ, ये जब बी और वाई आकर के मिल जाते हैं तो ए और एक्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये नीचे मिल गए, ऊपर नहीं मिले। तो ये यही बात उन्होंने कहा। तो ये कहाँ तक आ जाएगा, ए यहाँ तक आ जाएगा और एक्स यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन ये जो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वेगनर साहब ने ये बात नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ ये बता दी कि जो दो महाद्वीपीय तट आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो हमारे जो जल में थे, जो महासागर में डूबा हुआ तट था, उसकी बात उन्होंने नहीं बताई। हालांकि 1600 सॉरी 1960 1960 में एक आए बुल्लार्ड महोदय, श्रीमान जो बुल्लार्ड महोदय ने 1000 फैदम की गहराई तक के तट की समायोजन किया। तट को समायोजित किया। फिर बाद में 1960 में बुल्लार्ड महोदय ने बल्कि उसकी बात की कि ये जो हमारे निमग्न तट हैं वो कैसे, वो 1000 फैदम गहराई तक उन्होंने बात की, फैदम तक गहराई की बात की। लेकिन हमारे जो है वेगनर साहब थे, जो थे, उन्होंने, वेगनर साहब ने ये बात नहीं की, बल्कि इन्होंने तट की बात की, जो आपस में एक दूसरे से फिट नहीं हो सकते। तो पहली आलोचना ये थी। दूसरी आलोचना उनकी जो परमो कार्बोनिफेरस कल्प की थी। उन्होंने कहा कि देखिए 20 से 25 या 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में जो है पैंजिया का विखंडन। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम मानते हैं कि 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व विखंडन हुआ, लेकिन उसी समय क्यों हुआ, उससे पूर्व क्या था। तो अगर हम उससे पूर्व की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो पृथ्वी है वो 4.6 मिलियन यानी अरब, 4.6 अरब साल पहले उसका निर्माण हुआ। लेकिन हम तो अभी 25 से 30 करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि मेसोजोइक काल में ही उस पंजिया का विखंडन क्यों हुआ। तो इस बात को लेकर के जो अमेरिकी जो समकालीन आलोचक थे और रूढ़िवादी ढंग से उनका जो है क्या किए, उनके जो साक्ष्य थे उनको निरस्त कर दिया। यानी क्या था, परमो जो दूसरा था, परमो कार्बोनी फेरस, परमो कार्बोनिफेरस में उन्होंने कहा था कि जो हमारा 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में मीसोजोइक काल में इसका विखंडन हुआ।
तो उन्होंने कहा कि पर्वो कार्बोनिफेरस कल्प के समय हुआ, मीसोजोइक में हुआ, लेकिन इससे पूर्व क्या था? इससे पूर्व भी तो कुछ रहा होगा। तो उन्होंने बताया कि जो इससे पूर्व की बात करें तो पृथ्वी थी। इससे पूर्व पृथ्वी थी, जिसकी अगर हम आयु देखें तो क्या था? 4.6 अरब वर्ष। तो उन्होंने कहा कि यहीं पर क्यों होगा हुआ इसका विखंडन, इसके पहले भी तो हो सकता था, यहीं पर क्यों हुआ? तो उन्होंने ये साक्ष्य नहीं दे पाए और इसकी बात नहीं की। तो जो अमेरिकी थे, या तो हम कह सकते हैं समकालीन आलोचक, समकालीन आलोचकों ने क्या किया? उनके सभी साक्ष्यों को निरस्त कर दिया। फिर जो ये आलोचना दूसरी रही, लेकिन इस आलोचना के बाद भी एक तीसरी आलोचना थी, जो मैं कहता हूं कि सबसे कमजोर थी। ये तो चलो ठीक है, इन्होंने रूढ़िवादी तरीके से इस चीज का उन्होंने क्या किया? आलोचना की और जो है खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। लेकिन इससे भी जो सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कमजोर पक्ष था वेगनर साहब का, वो था बल को लेकर के, यानी विस्थापन के जो कारक बल थे। तो हमारा जो तीसरा है वो क्या है? विस्थापन के कारक थे, जो विस्थापन के कारक बल थे, वो मैं कहता हूं सबसे कमजोर पक्ष था, सबसे कमजोर पक्ष या बिंदु, सबसे कमजोर या बिंदु था, सबसे कमजोर पक्ष था या बिंदु था। वेगनर साहब ने कहा कि वेगनर साहब ने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या तो अलग हो रहे हैं या गतिमान है, कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि देखो ये जो बल है ये दो बल हैं, यानी कि उन्होंने दो गति दी, दो गतियां दी, और उन दो गतियों में उन्होंने बताया कि एक जो है वो विषुवत की ओर है, विषुवत की ओर, और उन्होंने एक बताया पश्चिम की ओर। ये दो बल बताए। जो विषुवत की ओर बल आ रहा है, यानी ध्रुवों से विषुवत की ओर बल, वो पृथ्वी के, ये क्यों ऐसा बल काम कर रहा है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की घूर्णन की वजह से ये बल काम करता है, और इसी को आपने ध्रुवीय फ्लाइंग बल के नाम से जानते होंगे, या तो आपने इसका नाम और सुना होगा अन्य किताबों में, गुरुत्व विभेदीकरण बल। तो वेगनर साहब ने दो गतियां दी। अभी मैंने इसके जस्ट पहले बात की थी परमो कार्बोनिफेरस कल्प, मीसोजोइक कल्प काल की जो बात की थी। अगर ये शब्द कल मैंने भी कई बार ये इन शब्दों का यूज किया था, आगे भी इन शब्दों का यूज होता रहेगा। तो अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे बोल रहे हैं, ये कहाँ कैसे हैं, तो आप मेरी जो बेसिक कंसेप्ट की 5 क्लासेस हैं उनमें से शायद पांचवी ही लास्ट क्लास है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि समय सारणी के ऊपर जो हमारी है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे दो बल जो बताएं, दो गतियां हैं, और पृथ्वी की घूर्णन गति और जो हमारी सूर्य, और ये जो पश्चिम की ओर आ रहा है बल, ये कैसे है? सूर्य व चंद्रमा, चंद्रमा
से ज्वारीय बल। ये पश्चिम की ओर क्यों जाता है? क्योंकि देखिए ये सूर्य है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और ये सूर्य है, और ये क्या है? ये चंद्रमा है। तो ये कहाँ जाते हैं? सूर्य पूर्व से उदय होकर के कहाँ की तरफ जाता है? पश्चिम की ओर जाता है। तो इसलिए जो है सूर्य और चंद्रमा यहाँ से ज्वारीय बल जो आता है वो कहाँ की तरफ लेके जाता है? पश्चिम की ओर लेके जाता है। अब ये दो बल उन्होंने दिए और इनसे कहा कि यही है जो हमारे कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप को क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से अलग किए, तोड़े और एक दूसरे से अलग किए। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि ज्वारीय बल या तो ध्रुवीय फ्लाइंग जो बल थे इतने मजबूत नहीं थे कि ये किसी एक कॉन्टिनेंट को क्या कर सके? विस्थापित कर सके। और इसी वजह से इनका सबसे कमजोर बिंदु या पक्ष माना जाता है। लेकिन इन्हीं बलों की वजह से जो वेगनर साहब थे उन्होंने क्या किया कि इन्होंने पर्वत निर्माण तक की बात कह डाली। उन्होंने बताया कि देखिए जो दो बल हैं ये कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि ये दो, ये एक सतह है किसकी? वाटर, महासागर की, और इस पर जो है कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट ये है और एक कॉन्टिनेंट ये क्या है? महाद्वीप है। वेगनर साहब का मानना था कि जो महाद्वीप हैं वो सियाल से बने हैं, सियाल से बने हैं, और जो महासागर यहाँ क्या था? पानी था, और ये क्या था? महासागर था। और जो महासागर है वो किससे बना है? जो महासागर वो सीमा से बना, सीमा से बना है। ये वेगनर साहब का मानना था। यानी उनका ये मानना था कि जो सियाल है वो सीमा में तैर रहा है। समझिएगा, जो सियाल है वो सीमा में तैर रहा है। ये तैर रहा है, सियाल जो है सीमा में तैर रहा है और ये फ्लोट करता है, और इस पर ज्वारीय बल जो काम करता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होता है। लेकिन मैं अगर यहीं पे बात करता हूँ, अभी थोड़े से इसकी बात करते हैं, फिर हम पर्वत निर्माण की बात करें तो इसी वजह से फिर हम बात करेंगे ये सियाल सीमा जो तैरता है तो फिर उसका भी क्या आलोचना होती है। इन्होंने बताया कि ये जो सीमा पर तैर रहा है, कौन? सियाल, यानी कि महाद्वीप तैर रहा है और इसके नीचे क्या है? सीमा है। उन्होंने बताया कि जब ये हमारा फ्लाइंग वो सॉरी ज्वारीय बल काम करता है तो ये ज्वारीय बल इसको जब पूर्व की ओर लेके जाता है तो ये धीरे 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 जाता है। ये पर्वत निर्माण की बात कर रहे हैं, इसकी वेगनर साहब के पर्वत निर्माण की हम बात कर रहे हैं। हालांकि पर्वत निर्माण की बात जो थे वो सीमान टेलर भी दे चुके थे। तो वेगनर साहब की, ये किसकी बात कर रहे हैं? वेगनर साहब की बात कर रहे हैं। तो वेगनर साहब ने बताया कि ये जब हमारा ध्रुवी सॉरी ज्वारीय बल काम करता है और ये जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मलबा होगा कि नहीं होगा? उन्होंने बताया कि ये हमारा यहाँ पे कुछ निक्षेप होगा, यानी कि जो मलबा होगा जब ये इससे जाएंगे तो ये क्या होगा? आपने, मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो आप गांव में देखे हों कि जब पहले बैलों से खेती की जाती थी, आज भी ट्रैक्टरों में भी उसका यूज होता है खेती के समय। जब जुताई करते हैं खेत की तो उस समय जो है एक पीछे लकड़ी का बहुत जो भारी होता है वो, उसको हमारे तरफ पाहटा के रूप में जानते हैं। तो उस वो क्या काम करता है? मिट्टी को समतल करता है। तो वो क्या करता है? जहां पर ज्यादा मिट्टी होती है उसको क्या करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। वही कुछ सेम वैसे ही प्रोसेस जो है हमारे वेगनर साहब कह रहे हैं कि ये जो महाद्वीप है ये जब जैसे जैसे ये पूर्व की ओर जाता है, सॉरी पश्चिम की ओर जाता है, तो वैसे वैसे यहाँ का जो मलबा है वो धीरे 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 क्या होने लगता है? इकट्ठा होने लगता है। और वो इकट्ठा होते होते ढेर बनता है, फिर पर्वत बनते हैं, और धीरे 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 करके वो क्या बना दिए? पर्वत निर्माण की बात कर दी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ये आगे की ओर जाएगा तो ये मलबा आता रहेगा
और ये ज्यादा जो है तनाव की वजह से फोल्ड होने लगेगा। जब ज्यादा जो है टेंशन पड़ेगा तो क्या होगा, फोल्ड होगा, और फोल्ड होके क्या बन जाएगा, ये इस तरह से कुछ उन्होंने बताया कि इस प्रकार से पर्वत निर्माण की बात है। ये महाद्वीप थे, अब उन्होंने पर्वत की बात कर डाली कि इस तरह से पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ठीक है जा रहे थे, लेकिन ये तो सियाल सीमा पर तैर रहा है। जब कोई चीज फ्लोट करती है तो क्या वो मलबा होगा क्या? नहीं, क्योंकि जब वो फ्लोट कर रही है तो मलबा का तो कोई चांस ही नहीं बनता। भाई फ्लोट कर रही है, अगर आप किसी पानी पर लकड़ी, जब सूखी लकड़ी को डालेंगे तो तैरती है, और उसको कहीं भी जाए तो क्या वो नीचे के जो मलबा होगी उसको कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो फ्लोट कर रही थी। वही तो कह रहे हैं, सीमा जो सियाल है वो सीमा पे तैर रहा है। तो जब तैर रहा था तो ये मलबा एक जगह इकट्ठा करने का, टेंशन बनने का, यानी कि तनाव की वजह से फोल्ड आना, फोल्ड से पर्वत बनना, ये कैसे हो सकता था? लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे जाएगा और जो है पर्वत बन जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं है हवा में नहीं बात की, उन्होंने बताया कि आप भाई साहब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसको थोड़ा सा मिटा दे। उन्होंने उदाहरण दिया, और उन्होंने उदाहरण किसका दिया? उन्होंने बाकायदे नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को लिया और बताया कि देखिए, यहाँ पर आपको क्या पर्वत दिख रहे हैं? हाँ, रॉकीज दिख रहे हैं, एंडीज, यहाँ पे पर्वत दिख रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि यही है, ये पूर्व की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ रहा है, मलबा इकट्ठा हुआ और पर्वत बन गए। उन्होंने बताया, और उन्होंने एक चीज और बताई कि ये जैसे महाद्वीप है, और ये महाद्वीप आगे की ओर जा रहा है। महाद्वीप आगे की ओर जा रहा है, और हो सकता है इस पर कुछ ऐसा जो है दरार नुमा चीजें हो, या फिर बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पीछे क्या हो जाती हैं, रह जाती हैं। ये हमारा क्या था, महाद्वीप था। और इस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ जो है खंड क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और उन्हीं पीछे रह जाने वाले खंडों को उन्होंने कहा कि इस तरह से द्वीप बने, यानी कि जो पीछे छूट गए वो क्या बने, द्वीप बने। उन्होंने बताया कि देखिए, ये कैरेबियन आइसलैंड्स, उन्होंने बताया भाई साहब, बकायदे पूरी व्यवस्था उन्होंने बता दी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ऐसे पर्वत निर्माण बना, पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन भाई साहब हम कहते हैं कि आपने दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दोनों में तो बता दिया, लेकिन आप ये तो बताइए, ये अफ्रीका है। अगर हम यूरोप की बात कर लें थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि यहाँ पर है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या यहाँ पर पश्चिम में कहीं आपको दिखा पर्वत? नहीं दिखा, पर्वत नहीं दिखा। क्या यहाँ पर आपको द्वीप दिखे क्या? हाँ, द्वीप दिखे। मैं कह रहा हूँ यहीं पे एल्यूसियंस द्वीप, यहाँ पर बहुत सारे केप वाद्रे, बहुत सारे द्वीप दिखे कि नहीं, साओ तोमो, बहुत सारे द्वीप कहाँ है? ये तो पीछे रहने चाहिए थे ना, लेकिन कहाँ है, ये तो आगे है, पूर्व की ओर है, जबकि इन्हें तो पश्चिम की ओर रहना चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं है भाई?
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर कैसे आ गई, यहाँ पर क्यों नहीं है पर्वत श्रृंखला? भाई पश्चिम की ओर तो होना चाहिए ना, पश्चिम की ओर जा रहा है तो पूर्व की ओर यहाँ पर आना चाहिए, पश्चिम की तरफ पश्चिमी तट पर हमारा आना चाहिए, क्योंकि पश्चिम की ओर जा रहे तो पश्चिमी तट पर आना चाहिए थे। लेकिन उन्होंने बताया, ये तो चलो ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो परिकल्पना थी काम नहीं आई, काम नहीं आया। यहाँ पर उनकी आलोचना हुई और इस प्रकार से जो पर्वत निर्माण की बात थी वो खारिज कर दिया, कि हम मान लेते हैं कि ऐसे पर्वत निर्माण हुआ होगा, लेकिन अगर इसमें आपने दिखाया तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन वेगनर साहब के पास भी इतना साक्ष्य नहीं था कि वो इसकी लड़ाई लड़ सके। वो भी सोचे कि हाँ यार बात तो सही है, उन्होंने और साक्ष्य इकट्ठा करने में लग गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वेगनर साहब के लेख को, यानी कि 1912 से, यानी कि इस परिकल्पना को लेकर के 1912 की एक बात करते हैं। 1912 में वेगनर साहब ने एक लेख है, एक लेख लिखा, और यह जो है 1912 से लेकर के कब 1915 में इसे जर्मन भाषा में बुक आई, जिसे 1924 में अंग्रेजी यानी इंग्लिश में इसे क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में आया 1924 में। 1924 में इंग्लिश में इसे आया, तो 1925 में 1925 में जो अमेरिकी आलोचक थे रूढ़िवादी ढंग से इनके सभी साक्ष्यों को क्या कर दिए, सभी साक्ष्य वेगनर साहब के सभी साक्ष्यों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अगर मैं 1912 और 1925 की बात करूं तो इसके बीच में क्या आपको कोई चीज क्लिक कर रही है, क्या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था इस बीच में? हाँ, इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इस बीच में आ गया। वर्ल्ड वॉर के बाद 1925 में जब अमेरिकी आलोचकों ने उनके सभी साक्ष्यों को निरस्त किया, और निरस्त करने के बाद जो हमारे वेगनर साहब थे साक्ष्यों को और इकट्ठा किया, करने में लग गए, साक्ष्यों को इकट्ठा करने में, साक्ष्यों को इकट्ठा करने में वो और लग गए, और उन्होंने क्या किया, ग्रीनलैंड गए, और ग्रीनलैंड में उन्होंने जो मतलब वो गए वहाँ किस लिए, इसी बेस में कि जो हमारी डिस्टेंस कैसे कम हो रही है, या एक दूसरे की तरफ ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये चल रहे हैं कॉन्टिनेंट। लेकिन उन्होंने किस बेस में कहा था, ज्वारी बल में कहा था कि ये मूव कर रहे हैं। तो वही वेगनर साहब वहां गए और वही उसी समय उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन 1900, अगर इसके बीच में बात करता हूँ, 1929-30 की बात कर रहा हूँ, 1929-30, 1929-30 में क्या हुआ, एक महोदय आए, आर्थर महोदय साहब जो थे, आर्थर महोदय आए, और इन्होंने मेंटल की संवहनीय धारा की बात की। मेंटल की संवहनीय धारा की बात की, और इन्होंने बताया, आर्थर महोदय ने बताया, जो थे आर्थर होम्स, कि ऐसा है कि जो हमारे वेगनर साहब कह रहे हैं ज्वारी बल, वो ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि ज्वारीय बल या तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल इतने मजबूत नहीं है कि वो हमारे किसी विशेष कॉन्टिनेंट को या एक छोटे कॉन्टिनेंट को भी क्या करे, मूव करा सके, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सके, इतने मजबूत नहीं। मैं मानता हूं कि है वो, होंगे, लेकिन मैं इतना नहीं मानता कि ये क्या करे, मतलब विस्थापित कर दिए। वो उन्होंने बताया, आर्थर महोदय साहब ने, आर्थर होम साहब ने बताया कि जो ये मेंटल की संवेदनीय धारा है, ये डिसाइड करती है कि कौन सा महाद्वीप किधर की ओर मूव करेगा। अब बताइए, अगर ये मूव की ही प्रॉब्लम थी कि कैसे वो लोग जा रहे हैं, कैसे जा रही है, मतलब एक कॉन्टिनेंट दूसरे जगह कैसे पहुंच रहा है, यही तो खोज कर रहे थे वेगनर साहब। लेकिन वेगनर साहब 1930 में वहीं भूस्खलन हुआ और क्या हो गई, स्वर्ग सिधार, यानी कि मृत्यु हो गई। वेगनर साहब साक्ष्य को इकट्ठा करने में अपनी जान को गंवा दी। लेकिन अगर मैं कहता हूं, अगर 29-30 में उनका आ गया था, 30 में उन्होंने उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आर्थर होम से अगर वो मिल लेते, अगर 1930 में आर्थर होम से मिल लेते, तो शायद उनका सोल्यूशन निकल आता, क्योंकि यही मेंटल की संवेदी धारा ही है जो हमारी प्लेट्स को क्या करती है, विस्थापित करती है कि वो प्लेट किधर चले। मृत्यु के बाद, फिर इसके बाद 1937 में, 1937 में एक प्रोफेसर थे डू टॉयट करके, डू टॉयट, इन्होंने एक लेख छापा, आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट, आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट। इसमें उन्होंने जो गोंडवाना था, गोंडवाना की रूपरेखा को उन्होंने बताया। गोंडवाना की रूपरेखा को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो गोंडवाना है उस पर कैसे हलचल हो रही है या वो एक दूसरे से कैसे अलग हो रहे हैं, उन्होंने आवर वार्निंग कॉन्टिनेंट के तहत डू टॉयट ने 1937 में दिया। लेकिन 1937 यानी इसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड वार टू आ गया, वर्ल्ड वार टू। मैं कहता हूं कि जब किसी देश में अशांति हो, युद्ध हो रहा हो, तो क्या वो एक एकेडमिक रिसर्च के लिए एक अच्छा समय होता है या बुरा समय होता है? तो मैं कहूँगा कि वो एकेडमिक के लिए, एकेडमिक रिसर्च के लिए एक बुरा समय होता है, क्योंकि सारी ध्यान जो होता है वो कहाँ चला जाता है, युद्ध में चला जाता है, सेना में चला जाता है। एकेडमिक रिसर्च में फिर वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये जो है एक क्रांति ले आया, क्योंकि इस समय उनको नेवी के लिए, नेवी को चलाने के लिए उन्हें सागर नितल की जानकारी चाहिए, सागर नीतल की जानकारी चाहिए। अब कैसे पता चले, तो यहीं से WW2 यानी वर्ल्ड वार टू से हमें एक यंत्र मिला, और उस यंत्र का नाम था सोनार। क्या मिला, यंत्र मिला, और उस यंत्र का नाम था सोनार। और इस सोनार ने बहुत सारी हमें मदद की। और इस प्रकार से अब हम देखो, सोनार मिलने के बाद अब हमें गहराई पता चल जा रही है, यानी कि जो सागर का तल है वो गहरा है, कहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें, यानी कि अब हमें क्या पता चली, गहराई पता कर सकते हैं, क्योंकि सुनार आ गया है। सेल का भूगर्भिक संरचना क्या मिल जाएगा, सेल का भूगर्भिक संरचना, यानी कि अगर मैं कहूं तो सागर नितल की जानकारी, सागर नितल की जानकारी।
सागर नितल की जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही? जी बिल्कुल मिल रही है। मैं कह रहा हूँ कि 20वीं शताब्दी के मध्य का भूवैज्ञानिक पुनर्जागरण हुआ। भूवैज्ञानिक पुनर्जागरण, और यहाँ से सोनार था। सोनार क्या होता है? अगर मैं बताऊं कि ये मान लीजिए सागर है, और यहाँ पे ऐसे करके कुछ, तो ये मान लीजिए ये पूरा जल है, पूरा क्या है, ये जल क्षेत्र है, और यहाँ से हमारी क्या कर रही है, नाव है, जहाज है, जो यहाँ से गुजरी। तो यहाँ से एक सिस्टम होता है, यंत्र होता है जो सोनार कहते हैं। तो यहाँ से ये क्या भेजती है, यहाँ से रे भेजती है, किरणें भेजती है, और ये किरणें फिर वापस जाती हैं, यहाँ से टकरा करके वापस चली जाती है। वो एक क्या वेव्स छोड़ता है, और वो वेव्स जो है आकर के जब टकराती हैं, और फिर टकरा करके ऊपर जाती हैं। यानी कि मैं कहूँ कि यानी कि वेव्स को छोड़ा गया, वेव्स को जब छोड़ते हैं तो जो समय लगा, यानी कि जब वेव्स को छोड़ा होगा, छोड़ने के बाद वो टकराई, टकराई के बाद फिर ऊपर गई, तो जो समय लगा, और ध्वनि की गति, अगर समय और ध्वनि की गति को मल्टीपल कर दें तो हमें दूरी पता चल जाती है कि जो हमारी जहाज है उससे नीचे जो भी, अगर हम शैल है, जो भी है, पर्वत है, वो कितनी दूर पर है, यानी तल कितनी दूर पर है, वो पता चल जाता है, यानी उसकी दूरी पता चल जाती है। लेकिन ये दूरी कैसे पता चली? दोनों तरफ की दूरी पता चली, यानी एक आने की दूरी और एक जाने की दूरी, दोनों मिलाकर की दूरी। तो अगर हम दूरी को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? गहराई पता चल जाएगी। भाई दूरी तो दोनों की हो गई ना, एक आने की भी और एक जाने की, दोनों दूरी हो गई। लेकिन दूरी को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्षेत्र कितना गहरा है, यानी कि गहराई पता चल जाएगी। सोनार से ही हमको ये पता चला, जो अभी तक हमें भ्रांति थी, जो भ्रम था कि ये हमारा क्या है, सपाट है। जो हमारा सागर नीतल है, जो सागर नीतल है वो क्या है, हमारा सपाट है। लेकिन ये ऐसा नहीं था, सागर नीतल सपाट नहीं था। वहां पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिली। क्या मिली? विभिन्न आकृतियां मिली। विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिली। अगर मैं उनमें से कुछ बता दूं तो क्या हुआ, ऐसे करके कि ये हमारा क्या है, तट, निमग्न तट हुआ। फिर यहाँ से ऐसे करके गर्त भी मिले, मैदान, पहाड़, कटक, ऐसे करके ये बहुत सारी चीजें वहां जाकर के मिली। अब इसमें क्या मिला, ये हमारा तो तट था, ये तो सबको पहले ही पता है, महाद्वीपीय तट। ये कैसा तट है जो पानी से नीचे आया, तो इसे हम निमग्न तट बोलते हैं। निमग्न तट मिला हमको, गर्त मिले हमको, यहाँ पे क्या बृहद मैदान मिले, बृहद मैदान मिले, और यहाँ पे पर्वत पहाड़ मिले, और क्या मिले, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, कटक। इसकी बात आगे हम करेंगे। कटक मिले, और यहाँ पर बहुत सारा निक्षेप भी उनको मिला। यहाँ पर बहुत सारा क्या है, निक्षेप भी है, अवसाद है। तो हमें और क्या भी मिला, हमें निक्षेप भी मिले, यानी अवसाद भी मिले। तो इस प्रकार से सोनार ने हमें 20वीं शताब्दी के मध्य का क्या किया, भू वैज्ञानिक पुनर्जागरण की ओर लेके गए। तो आज के लिए इतना ही। तो आपने दोस्त देख लिए कि किस प्रकार से उनके दोस्त थे, उनकी आलोचनाएं हुई हैं। और कल हम जो है पूरा चुंबकत्व की बात करेंगे,
और कल ही हम सोच रहे हैं कि पूरा चुंबकत्व की बात कर ले, और इसके बाद जो है हम सीधा थोड़ा-सा सागर अधिस्थल विस्तरण सिद्धांत को भी जान लें कि हमारा जो सागर है वो किस प्रकार से बना है। वहाँ से हमें कैसे पता चला कि कैसे शैल मिले, जो हमारा आपने भू-चुंबकत्व पढ़ा था, तो आप थोड़ा-सा भू-चुंबकत्व एक बार रिवीजन करके आइए, क्योंकि कल भू-चुंबकत्व की हम बात करेंगे जब पूरा चुंबकत्व की बात होगी। तो उसके बाद ही हम जो सागर जो सागर अधिस्थल विस्तरण सिद्धांत है उसको भी कवर कर लेंगे। हम सोच रहे हैं कि दोनों चीजें, पूरा चुंबकत्व और जो सागर नितल की जानकारी है उसको कर लें, और अगले सेशन में, कल को छोड़ करके अगले सेशन में हम प्लेट टेक्टोनिक तक पहुंच जाएं, और इसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करें। तो आज के लिए, अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।